सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए फिदायीन आतंकी उमर को भटका हुआ नौजवान बताया। उन्होंने कहा कि शहादत इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन खुदकुशी करना नहीं, बेगुनाहों को मारना इस्लाम में नहीं है। आतंकी डॉक्टर उमर का एक वीडियो आया है जिसमें वो फिदायीन हमले को जायज ठहरा रहा है और कह रहा है शहादत इस्लाम का हिस्सा है। क्या कहेंगे इस पे आप? शहादत इस्लाम का हिस्सा है, ये सही बात है, लेकिन शहादत के क्या नॉर्म्स हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। खुदकुशी शहादत नहीं हो सकती। खुदकुशी इस्लाम के अंदर हराम है, और खुदकुशी कर रहे हो और इनोसेंट लोगों को अपने साथ मार रहे हो तो वो शहादत नहीं है। वो शहादत के दर्जे में किसी भी सूरत में नहीं आ सकता है। ये भटके हुए नौजवान है, ये भटका हुआ दिमाग है। भटका हुआ दिमाग इस्लाम की सही तस्वीर पेश नहीं कर सकता। इस्लाम को पहले ऐसे लोगों को कुरान को पढ़ना चाहिए कि कुरान के अंदर क्या है, और जब कुरान को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा इनोसेंट लोगों को मारना इस्लाम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट की जांच आगे बढ़ रही है, सब सफ़ेदपोश सामने आ रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, बड़ी बड़ी डिग्री हासिल किए हैं, पीजी किए हुए हैं जो डॉक्टरी में, उन लोगों के नाम आ रहे हैं और ज़्यादातर मुस्लिम युवक हैं। इन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? देखिए, भटक गए रास्ते पर मत जाएं। इस्लाम को पढ़ लें, इस्लाम की सही तालीम को हासिल करें, दुश्मन के हाथ में खेलने की काम ना करें। मुल्क के साथ मोहब्बत जो है वो सबसे पहला बेसिक फंडा है जो कुरान हमें देता है, जो हमारा दीन हमें सिखाता है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कस रहे कानूनी शिकंजे पर इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि सरकार मुस्लिम शिक्षण संस्थानों को बर्बाद करना चाहती है। यूनिवर्सिटी के ऊपर आप शिकंजा क्यों कस रहे हैं? आप वो सारे इंस्टीट्यूशन क्यों बर्बाद करना चाहते हैं जहां से माइनॉरिटीज के बच्चे और खासतौर से मुसलमान के बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं? आप जांच करिए, लेकिन जांच के अंदर ऐसी स्थिति मत करिए कि आप उसको तबाह करने पर उतार हो जाएं। जांच के नाम के ऊपर किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। जांच के नाम पर यह संदेश नहीं होना चाहिए कि आप टारगेट कर रहे हो। कि कोई भी इतना बड़ा हादसा हुआ उसकी जांच होनी चाहिए और गहराई के साथ होनी चाहिए, और दोषी को किसी सूरत बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसकी आड़ के अंदर किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने फिदायीन आतंकी डॉक्टर उमर को भटका हुआ नौजवान बताया। इमरान मसूद के इसी बयान को लेकर उनसे खास बातचीत की न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने। और इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए न्यूज मेकर है इमरान मसूद। इमरान मसूद, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें आपने बोला कि आतंकी डॉक्टर उमर को बताया भटका हुआ नौजवान। क्यों आपने बोला? वो भटका हुआ जवान है जो डॉक्टर है, जिस देश ने उसको डॉक्टरी की पढ़ाई कराई वो बम बांधकर उनको उड़ाना चाह रहा है, और वो भटका हुआ नौजवान है। कैसे बोला आपने? मुझे एक बात बताइए अमीश भाई, आतंकवादी को और क्या बोलूंगा मैं? और वो आतंकवादी हमारे धर्म का नाम लेकर के शहादत बताने का काम करेगा, वो शहीद कैसे हो सकता है? आतंकवादी को आतंकवादी बोलिए ना। हराम है। इमरान मसूद साहब, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन उसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं। आप उनको आतंकवादी बोलिए ना, उनको आप क्यों बोलेंगे कि वो भटका हुआ जवान है, भटका हुआ नौजवान है? आतंकी को आतंकी बोलिए, 72 हूरों के पास जाएगा ये आतंकी का। सुनिए मेरी बात, आतंकी से भी ज्यादा कोई खराब शब्द हो ना, मैं उसके लिए वो बोलूंगा, चूंकि वो इस्लाम की गलत बयान नहीं कर रहा है। मैं आतंकवादी से भी ज्यादा कोई खराब शब्द होगा वो बोलूंगा उसके लिए। और जिस आदमी ने खुदकुशी के नाम के ऊपर अपनी खुदकुशी को शहादत बताने की बात कर रहा है, देखिए इस्लाम के अंदर खुदकुशी हराम है, और उसके साथ आप बेगुनाह लोगों को मार रहे हो, तो आप शहादत शहीद तो कैसे हो गए? नौजवान शहीद क्यों का बोलेंगे? मतलब क्या है? आप भटका हुआ जवान क्यों बोलेंगे उसे? बोलिए तो आतंकी है, मैं कह रहा हूं, ये आतंकी है। सुनिए उसे भटका हुआ जवान बोलकर तो आप कवर फायर दे रहे हैं ना। मैं बिल्कुल कवर फायर नहीं दे रहा हूं। मैं आतंकवाद के लिए एक ही बात कहता हूं कि आतंकवाद के लिए एक ही सजा है, गोली। आतंकवाद का कोई और आतंकवाद का धर्म से वास्ता मतलब नहीं होता है। इसीलिए कह रहा हूं कि वो इस्लाम की शिक्षा उसको है नहीं और वो गलत बयान नहीं कर रहा है। और भटके हुए, पर ये तो धर्म के नाम पर ही कर रहे थे ना। देख, मैं भी तो वही कह रहा हूं, जो बात आप कह रहे हो वही मैं कह रहा हूं, उसके बाद भी आप ये बात क्यों कह रहे हो? नहीं, पर आपका तरीका गलत है ना। आपने ये लाइन बोली, देखिए जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल आपकी लाइन है, जो देखिए आप आधी बात दिखाते हो, आधी दिखाते नहीं। तो बोली तो पूरी बात बोली, अभी दिखा देना पूरी बात बोली है। आतंकवाद से सुनिए अमीश जी, आतंकवादी के लिए जो खराब से खराब शब्द आप बताओ, मैं वो बोलूंगा। बताओ क्या बोलना है आतंकवादी के लिए? नहीं तो बोलिए, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। आतंकी है,
बोलिए आप आतंकी हाँ तो हैं। बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं, मैं यही बोल रहा हूं। तो अमीश ये जी, मानिए मैं यही भटका बोल हुआ रहा हूं। जवान बताना गलती कोई थी। भी आदमी एक देखिए नहीं भटका, अरे वो भटके हुए तो हैं ही। अगर वो सही राह पे होते तो ये हरकतें करते क्या? अगर वो सही राह पे होते ये हरकतें करते क्या? अच्छा, कई क्या मुस्लिम इस्लाम नेता कह सिखाता रहे है हैं कि वतन के साथ मुसलमानों गद्दारी को करो? प्रताड़ित किया जा रहा है, इनके साथ क्या नाइंसाफी मुझे हो नहीं रही पता। है, तो इसलिए ये सब देखिए कुछ हो रहा मुझे है। इतना पता है, मुझे इतना पता है जो अमीश मुसलमान भाई, नेता, मुझे जो इतना पता है कि राजनीतिक इस्लाम नेता के ये कह रहे अंदर हैं मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, क्या वो गलत नहीं है? चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो नहीं, अबू देखिए आसिम वो आजमी एक हो। अलग विषय है, वो एक देखिए वो एक अलग विषय है, अलग वो एक क्या है? अलग विषय है। लेकिन आतंकवाद इमरान की मसूद घटना, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुनिए, है इस देश आतंकवाद के। की घटना, देश वो के अलग साथ विषय क्या गद्दारी। है? अगर मुसलमानों के साथ सुनिए, नाइंसाफी होती तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमीश जी, कैसे बनते? अमीश भाई पूरी बात सुनिए आप। हाँ, पूरी बात सुनिए। हाँ, बोलिए। वतन के साथ गद्दारी इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकती। वतन के साथ गद्दारी किसी सूरत में जायज नहीं हो सकती। लेकिन जब अब आप कुछ भी शब्द इनका बोलिए। जब महबूबा मुफ्ती जैसे नेता, जब अबू आसिम आजमी जैसे नेता वो कह रहे हैं नाइंसाफी हो रही है इसलिए सब कुछ हो रहा है, और आप बोल रहे हैं वो अलग विषय है। विषय क्या है इसमें? नाइंसाफी की बात क्या है? देखिए, आप खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप मुसलमान हैं, आपके साथ क्या नाइंसाफी हो रही है? सलमान खान, शाहरुख खान इतने बड़े बड़े एक्टर हैं, उनके साथ क्या नाइंसाफी हो रही है? नाइंसाफी वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। अमीश भाई, अब कोई नाइंसाफी समझ ले, कश्मीरी पंडित नाइंसाफी समझते तो बम बांध के कूद पड़ते हर जगह। कश्मीरी पंडित कितनों से बड़ी नाइंसाफी इस देश में किसी के साथ हुई है? अपने घर से निकाल दिए मेरी गए बात थे। सुनिए, एक मिनट जी। सुनिए अमीश। अरे अमीश भाई आप सुनते नहीं, आप तो बोलते सुन ही हैं, रहा हूं मैं सुना भी आपको। तो करिए ना। इमरान मसूद जी सुन ही रहा हूं। हाँ मैं कह रहा हूं, वो देखिए वो बिल्कुल अलग विषय है, वो बिल्कुल अलग विषय है। वो हमारा इंटरनल विषय है, हम अंदर घर के अंदर क्या करेंगे हम सब आपस में हिंदुस्तानी। लेकिन वतन के साथ, दुश्मनों के साथ मिलकर के वतन के साथ गद्दारी करने वाले को किसी सूरत भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इमरान मसूद, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जब आप ये बयान दे रहे हैं तो कवर फायर हो रहा है ना। जब आप कह रहे हैं ये भटका हुआ जवान है, जब महबूबा मुफ्ती कह रही है या अबू आसिम आजमी कह रहा है कि नाइंसाफी हो रही है, पकड़ लिया आप। नाइंसाफी का रिजल्ट आप ही ने बोली, वो बात मैंने पकड़ी। मैंने तो आपके सम्मान में वो बात को अरे आप अब पूरा आपने मैंने ये जो आपको मैं बोल रहा हूं ना, मैंने यही पूरा बोला है, मैंने यही पूरा बोला है। बीच में से काट करके एक शब्द उठा लिया तो मैं क्या करूं? नहीं, मैंने तो यही बोला है जो बोल रहा हूं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको और फॉलो खुल किया करके जाता है, सुनिए इसलिए आपसे अमीश भाई, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, अमीश भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुल है, करके इसलिए मैंने बोला। गांधी परिवार के करीबी है, इसलिए मैंने पूछा आपसे सवाल। मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और आतंकवाद के धर्म के नाम पर आतंकवाद किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। पर यहां तो धर्म के नाम पर ही आतंकवाद हुआ ना। आपने खुद बोला, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद माना है। तो और क्या बोल रहा हूं मैं? आप अपने शब्द घुमा फिरा के मेरे मुंह में क्यों डालना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं डाल रहा, जो आपने बोला वही कोट कर रहा हूं मैं सर। आपने बोला ना, हाँ, तो मैं भी तो आपने यही बोला कह ना रहा ये हूं। धर्म की गलत शिक्षा दे रहा था, आप ही ने बोला। ये इस्लाम धर्म की गलत शिक्षा दे रहा था, मैंने तो नहीं बोला, ये आप ही ने बोला। जो धर्म के जो आपने बोला उसी को कोट कर रहा हूं। देखिए जो धर्म के नाम पर, मैं वही कह रहा हूं, शहादत जो है, शहादत का दर्जा बहुत बड़ा होता है इस्लाम के अंदर, और वो अपने आप को शहीद बताए तो वो कैसे शहीद हो गया? तो लानतें फेंकिए ना इसके ऊपर। वो कैसे इसको शहीद हो भटका हुआ गया? नौजवान कह के अगर कोई नौजवान, कैसे अगर हो कोई सकता है? हिंदू या मुसलमान नौजवान अगर ड्रग ले ले तो उसको भटका हुआ नौजवान फिर भी आप कह देंगे, लेकिन इसको कैसे बोलेंगे? इस पर तो लानत मारिए आप। इसको भटका हुआ नौजवान बताकर आप कवर फायर दे रहे हैं। ये संशय जाता है। भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है कि कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं इमरान मसूद। इमरान मसूद साहब, पकड़े गए आरोपी डॉक्टरों में से कईयों के संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से हैं। क्या उस यूनिवर्सिटी की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए? क्या प्रमोटर को भी अरेस्ट कर लेना चाहिए, आपको लगता है? क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी लगता है गढ़ हो गया है इन सब गलत बातों का। देखिए जिसका भी दोष हो, आतंकवाद के अंदर, मुल्क के साथ गद्दारी के अंदर किसी का भी दोष हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में उत्पीड़न ना हो, इतनी सी बात है जी। लेकिन दिल्ली में एक बड़ा संस्थान शिक्षा का घर होता है। शिक्षण संस्थान शिक्षा का घर होता है। बहुत सारे बच्चे वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अगर वहां कोई संलिप्तता किसी की और उजागर होती है, उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन क्या इसकी आपको आड़ में लगता है कि ये शिक्षण कहीं ना संस्थान कहीं को बर्बाद यहाँ पे करने की पकड़े बात गए नहीं है। अधिकतर डॉक्टर हैं, क्या आपको लगता नहीं है ये जो व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स हैं वो इस तरह के क्राइम, अगर क्राइम क्या इस तरह का टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो ये सोचने की बात है। हमास जैसा अटैक करने की योजना थी दिल्ली पे। ये जहालत है, ये जहालत है, ये जहालत है। पढ़े और अब लिखे लोग जाहिल हो गए हैं। और जो लोग पढ़े इसको लिखे लोग जस्टिफाई करते हैं जहालत जाहिल उन हो पे गए भी हैं, है। पढ़े लिखे लोग। जो लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं जहालत उन पे भी है, चाहे वो अबू आसिम आजमी हो, चाहे वो जो महबूबा मुफ्ती जस्टिफाई हो। कर रहा है, देखिए क्या कहते हैं आप? हाँ, देखिए किसी सूरत भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि आप वतन के साथ गद्दारी कर रहे हैं, बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। बेगुनाह लोगों का कत्ल किसी सूरत भी जायज नहीं है। जस्टिफाई कर रहे हैं इस जहालत को, जो इस आतंक को जस्टिफाई कर रहे हैं, वो भी गलत है, जहालतें वो भी उन पे गलत है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं ना, बोलिए आप इसको, इसमें क्या हर्ज है? हाँ 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 3 बार बोला हाँ मैंने। हाँ, लेकिन जहालत को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन आप क्या कहते हैं, अगर पढ़े लिखे लोग इस प्रोफेशन के अंदर और ऐसे मॉड्यूल के साथ जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहाबी सोच कुछ घर कर रही है। आप इसको मानते हैं, एग्री करते हैं? अरे भाई पता नहीं आप कहां कहां से कौन कौन से शब्द लाते हो उमेश भाई। मैं तो सीधा सच्चा आदमी हूं, मुझे नहीं सीधी तो सच्चे आदमी से सच्चा सवाल पूछ रहा हूं। मेरा ये मजहब वहाबी मुझे सोच तो सिखाता है, है। बम बांध के मर जाओ मैं और कहता मार हूं दो, मैं, ये वहाबी सोच तो है। नहीं ये जिहादी देखिए, सोच तो है। वो इस्लाम देखिए वो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। इस्लाम में खुदकुशी हराम है, मुझे इतना समझ में आता है। खुदकुशी हराम है इस्लाम के अंदर। लेकिन इन्हीं लोगों को आप भटका हुआ आपने जवान कह दिया, तो आप अपने शब्द वापस लेते हैं या नहीं तो लेते, या आप अपनी बात पे स्टैंड करते हैं? जो अपने दीन के रास्ते से भटक गया उसे भटकावे ही तो कह रहा हूं। आतंकवादी को आतंकवादी से बड़ा कोई शब्द हो वो कहने को तैयार हूं। इन्होंने आतंकवाद की घटना की है, इनके लिए कोई माफी का और कोई नरमी का खाना भी नहीं होना चाहिए। तो भटका, यही तो कह रहा हूं मैं। तो भटका हुआ जवान कहने की आवश्यकता क्या थी? मैं अरे भाई जो रास्ते से भटकेगा, आखिरी बार जो रास्ते, आप वापस ले लीजिए ना इस शब्द को। आप एक बात आप बताइए, बोलिए ये त्रुटि हुई। क्या चीज? भटका हुआ जवान कहना यार, जो भटके हुए लोग हैं भटकावे ही तो कहोगे उन्हें। आतंकवादी हैं ये, और फिर आप कह रहे हैं, आतंकवाद के रास्ते पर जा रहे हैं। और फिर आप कह रहे हैं कि ये सरकार शिक्षा संस्थानों को बर्बाद करना चाहती है। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के कुछ और प्रोफेसर के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो आपको लग रहा है कि सरकार शिक्षा संस्थानों को बर्बाद करना चाहती है? ये क्यों इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर कोई भी संलिप्त हो उनके साथ किसी सूरत की रियायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन शिक्षण संस्थान के अंदर बहुत सारे बच्चे शिक्षा कर रहे हैं। किसी भी शिक्षण संस्थान को आपको जांच करनी है, पूरी तरह से गहराई से गहनता के साथ जांच करिए। मैंने ये कब मना करा कि जांच नहीं होनी चाहिए? गहनता के साथ जांच करिए। नहीं तो जांच तो कर रही है, तो जांच अभी तक जांच कंप्लीट नहीं हुई है, आप निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। अभी तक तो जांच कंप्लीट नहीं हुई है और आप निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं कि ये सरकार शिक्षा संस्थानों को बर्बाद करना चाह रही है। मैं कब क्या? अब अल फलाह यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा मॉड्यूल चल रहा था, टेरर मॉड्यूल। एक मिनट उससे पहले सरकार ने क्या करा वहां पर? अमीश भाई, सुनिए, जौहर यूनिवर्सिटी आजम खां को लेकर के उसको बर्बाद करने का काम नहीं हुआ क्या उत्तर प्रदेश में? ग्लोकल यूनिवर्सिटी सहारनपुर के अंदर इकबाल का नाम लेकर के उसको बर्बाद करने का काम नहीं हुआ क्या? नहीं, अब आप दो मुद्दों को जोड़ रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो कार्रवाई हो रही है उसको और इसको जोड़ रहे हैं। मैंने एक जर्नल बात की, मैंने एक जर्नल बात कैसे कर सकते हैं टेरर के अंदर? टेरर के अंदर जर्नल बात तो हो ही नहीं सकती ना। मेरा ये कहना है मैं कि बार बार कह रहा हूं, इससे शिक्षा, अगर अल फलाह यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई होगी तो शिक्षा संस्थान कैसे बर्बाद होंगे? मतलब इसमें मुसलमानों का शिक्षा संस्थान क्या है? वो अल फलाह नहीं होती, कोई और होती, उसमें भी कार्रवाई होती। तो इसको मुसलमान के साथ जोड़ना ही गलत है ना, धर्म के साथ जोड़ना ही गलत है कार्रवाई को। अरे मैं कब कह रहा हूं? आप ही तो जोड़ रहे हो, ये तो आप जोड़ रहे हो, मैं थोड़ी तो जोड़ रहा हूं यार। आप कह रहे हो अमीश भाई, अरे आपने बोला, मैं तो आपने बोला कि शिक्षा संस्थान, मुसलमानों के शिक्षा संस्थानों को बर्बाद करने का प्रयास हो रहा है, तो आपने बोला। अरे तो ये हो रहा है भाई, तो गलत क्या है इसमें? अभी आप इसको बहस को कहीं के कहीं क्यों लेके जा रहे हो? तो आप ही ने तो बोला। मैंने तो आपको 2 उदाहरण भी दे दिए, जॉर्ज यूनिवर्सिटी का दे दिया, ग्लोकल यूनिवर्सिटी का तो दे दिया। अल फलाह यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई ठीक है ना? कर दिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई ठीक है ना? जिस मौलाना मौलवी ने ये शिक्षा दी वो भी गलत था ना? किसकी? जो पकड़े जा रहे हैं अब। क्या चीज? मैं कहा जिस मौलाना मौलवी ने ये शिक्षा दी वो भी गलत था, जो पकड़े जा रहे हैं। इससे एग्री करेंगे आप?
इमरान साहब। अरे जो शिक्षा देने वाला वो मौलवी कैसे हो गया भाई? जो आतंकवाद की शिक्षा दे रहा है वो मौलवी कैसे हो गया? तो पकड़ा तो वही गया, उसका इस्लाम से क्या लेना देना है? जो तो पकड़ा आतंकवाद तो की वही शिक्षा दे गया रहा है, है। वो सब कुछ तो इस्लाम के नाम पर ही कर रहा है, पकड़ा तो वही गया ना इमरान भाई। हाँ तो मैं तो अरे तो मैं भी तो गलत कह रहा हूं। जो बात आप कह रहे हो वही मैं कह रहा हूं, फिर आप मेरे मुंह में पता नहीं कौन से अल्फाज डलवाना चाह रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मतलब अच्छा चलिए बिल्कुल आखिरी सवाल है मेरा, और इसका बिल्कुल साफ गोई से जवाब दीजिएगा। आपको लगता है जो इस पूरे मामले में धार्मिक कार्ड खेलने का या मुसलमान कार्ड खेलने का प्रयास करेगा वो इस देश का गद्दार है, आपको लगता है? और वो इस्लाम का भी गद्दार है जो इस पूरे केस में। देखिए मेरा पूरा हाँ बिल्कुल। देखिए इस्लाम आतंकवाद की शिक्षा नहीं देता, इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है, और इस्लाम के नाम के ऊपर अगर कोई आतंकवाद को परोसने का काम कर रहा है उसका हमसे कोई मतलब नहीं है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और मुल्क के साथ गद्दारी करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर बात करने के लिए और स्पष्टता देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इमरान मसूद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी अयोध्या पहुंच गए हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन उन्होंने किया है। तस्वीरें सीधा अयोध्या से हमें मिल रही हैं, आपको दिखाते हैं। सीएम योगी अयोध्या पहुंच गए हैं। 25 नवंबर को राम मंदिर के पूर्ण होने पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, और उससे पहले आज उसका रिहर्सल भी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी एक बार ध्वजारोहण का रिहर्सल होगा। आज अयोध्या पहुंच गए हैं तमाम इंतजामों का जायजा लेने के लिए। हनुमानगढ़ी गए, वहां पर पूजा अर्चना और दर्शन किए उन्होंने, और अब वो हनुमानगढ़ी से निकल रहे हैं। 25 नवंबर को धर्म ध्वजा स्थापित होगी। तो रामनगरी में सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। हनुमानगढ़ी में दर्शन, रामलला का आशीर्वाद बोलेंगे, और राम मंदिर में 25 नवंबर को भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम होने जा रहा है। ये ध्वजारोहण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, और आज ध्वजारोहण का रिहर्सल भी किया गया। एक बार सीएम योगी के सामने भी उस ध्वजा को, धर्म ध्वजा को फहराया जाएगा। 25 नवंबर को जब ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा तो राम मंदिर के पूर्ण होने का ये उद्घोष होगा। देश दुनिया तक संदेश जाएगा कि राम मंदिर पूरा हो चुका है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि इस्लाम में कहीं भी सुसाइड बॉम्बिंग जैसी बात नहीं है, ये बेबुनियाद है। इस्लाम में किसी भी निर्दोष को मारना नाजायज है। शख्स ने जारी किया है, और जिसमें उसने सुसाइड बॉम्बिंग को इस्लामी पर्सपेक्टिव से जायज़ करार देने की कोशिश की है। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, क्योंकि मज़हब इस्लाम में सुसाइड बिल्कुल ही कतई तौर पर हराम है। और फिर ये बात बहुत पहले वाज़ेह की जा चुकी है कि मज़हब इस्लाम में किसी भी किसी भी बेकसूर शख्स को मारना या वायलेंस इस तरीके से फैलाना कतई तौर पर भी जायज़ नहीं है। बल्कि अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया है कि अगर किसी भी इंसान ने किसी भी दूसरे इंसान। अलीगढ़ में दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया। रघुराज सिंह ने कहा कि अलीगढ़ के एएमयू से आतंकी पकड़े गए थे, इसीलिए आज के माहौल में एएमयू की जांच जरूरी है। रघुराज सिंह ने कहा कि देश में अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होने चाहिए। साथ ही कहा 27 नवंबर 2025 को एएमयू में अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद का क्रिकेट मैच होना है, इसे रद्द किया जाए। यूनिवर्सिटी को कदापि यहाँ नहीं बुलाना चाहिए, और यदि बुलाते हैं तो ये भी आतंकवादियों के समर्थक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बड़े बुरहान बानी जैसे लोग आतंकवादी पकड़े गए। इसलिए इस यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, और देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही ये लोग पढ़ें, क्योंकि ये अल्पसंख्यक के नाम पे अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार ये सब कुछ करते हैं। मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान सामने आया। मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि देश में मस्जिदों में ताला लगना चाहिए। साथ ही रघुराज सिंह ने मदरसों में उनको बंद करने की मांग की। उनका कहना है कि भारत हिंदुओं का देश है। मस्जिदों पे तो ताले लग जाने चाहिए, और मैं आपके माध्यम से ये कहूं मदरसे बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए इस देश में, क्योंकि ये देश जो है हिंदुओं का देश है, और ये अत्याचारी हम लोगों को विश्व में इन्होंने
अमन को लूटा है। विश्व में ये एक दूसरे को मार काट में लगे हुए हैं, तो ये अमन के विरोधी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं और ये दैत्यों के वंशज हैं। मैनपुरी की एसपी सांसद डिंपल यादव ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग की रणनीति कामयाब रही। सोची समझी रणनीति के तहत इलेक्शन से ठीक 1 से 1.5 महीने पहले एसआईआर लाया गया। नए वोटर ठीक से ऐड नहीं हुए, बहुत सारे वोट डिलीट हुए। कहीं ना कहीं इसका असर दिखा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया और एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ये एसआईआर इलेक्शन से ठीक 1 या 1.5 महीने पहले लाया गया है। और कहीं ना कहीं इसमें वोट जहां लोग के नहीं जुड़ पाए सही ढंग से और बहुत सारे वोट्स डिलीट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रणाली का असर इन वोटों में दिखने को मिला है। और जो रणनीति थी बीजेपी की और इलेक्शन कमीशन की, वो इसमें कामयाब रहे। यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में एसआईआर फॉर्म भरा, तो सीएम योगी ने आज गोरखपुर में एसआईआर फॉर्म भरा। यूपी मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि बीएलओ 4 दिसंबर तक हर घर जाकर एसआईआर फॉर्म बांटेंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन भी एसआईआर फॉर्म भरे जा सकते हैं। एसआईआर फॉर्म भरने वाले हर व्यक्ति का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम होगा। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगा। एसआईआर के लिए सिर्फ आधार काफी नहीं है, आधार के साथ दूसरे दस्तावेज भी देने होंगे। पहला डॉक्यूमेंट तो सबसे इजी और पहला डॉक्यूमेंट तो 2003 की वोटर लिस्ट। अगर आप फॉर्म भरते समय मान लीजिए आपको नहीं पता चला लेकिन बाद में मिल गया, वो भी दे सकते हैं। उसके अलावा जो लिस्ट है, जो हम एन्यूमरेशन फॉर्म देने, इसके पीछे ही वो लिस्ट भी छपी हुई है। सीधे अब आपको अयोध्या लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर वो रामलला के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी जाकर हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया था और अब राम मंदिर पहुंचकर वो पूजा कर रहे हैं। रामनगरी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम की जो व्यापक तैयारियां की गई हैं, उन्हीं को देखने के लिए सीएम योगी यहाँ पहुंचे हैं। आज ध्वजारोहण का रिहर्सल भी किया गया है। सीएम योगी के सामने भी एक बार रिहर्सल की जाएगी, लेकिन उससे पहले राम मंदिर पहुंचकर रामलला की आरती उन्होंने उतारी, पूजा अर्चना कर रहे हैं मुख्यमंत्री। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ध्वजारोहण करेंगे यहाँ पर और उसके बाद देश विदेश तक ये संदेश जाएगा कि राम मंदिर पूर्ण हो चुका है। तो राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया जाएगा। रामनगरी में सीएम योगी हैं। हनुमानगढ़ी पहुंचकर उन्होंने दर्शन पूजन किया और अब राम मंदिर पहुंचे हैं। पूजा अर्चना की गई, उनको रामनामी चादर पहनाई गई पुजारी द्वारा और अब वहां पहुंचे हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सीएम। ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय उनके साथ, और अब ध्वजारोहण जो आज रिहर्स किया गया है, एक बार सीएम योगी के सामने भी यहां ध्वजा फहराई जाएगी और 25 नवंबर को पूरे अनुष्ठान के बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी ध्वजारोहण करेंगे, धर्म ध्वजा फहराई जाएगी और मंदिर पूर्णता का एक संदेश पूरे देश विदेश तक जाएगा। तो तैयारियों को बिल्कुल अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूरा कार्यक्रम तैयार है। किस प्रकार के पूजा अनुष्ठान उस दिन होने हैं। सीता रसोई का कुछ दिन पहले ही पूजा पाठ करके उसको शुरू किया गया है, जहां से भक्त जो है वो प्रसाद ग्रहण कर पाएंगे, वहां खाना खा पाएंगे। और सीएम योगी तैयारियों का जायजा लेते हुए, ट्रस्ट के सचिव चंपत राय उनके साथ। तो 25 नवंबर को ध्वजारोहण कार्यक्रम होना है राम मंदिर पर। शुभ घड़ी जल्द आने वाली है, धर्म ध्वजा लहराने वाली है और उन्हीं तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं राम मंदिर। इससे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की थी और फिर राम मंदिर पहुंचे। वहां पर उन्होंने मत्था टेका, रामलला की आरती उतारी, पूजा की। सीएम को रामनामी चादर पहनाई गई। फिर वहां पर जो उपस्थित लोग हैं उन्होंने अचानक मुख्यमंत्री को अपने बीच में देखा तो उन्होंने अभिवादन किया। सीएम योगी ने उनका अभिवादन स्वीकार किया और अब आप देखिए किस तरह जो राम मंदिर का पूरा परिसर है वहां पर भ्रमण कर रहे हैं सीएम योगी और जायजा ले रहे हैं। ये फिलहाल जो आप एंगल्स और
ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर लगा हुआ, ये सब कुछ हट जाएगा क्योंकि राम मंदिर का काम पूर्ण हो चुका है। बिल्कुल अंतिम रूप इस वक्त तैयारियों को दिया जा रहा है, उसके साथ ही साफ सफाई सब कुछ साथ चल रहा है बहुत तेज़ी से, क्योंकि 25 नवंबर को यहाँ पर एक बार फिर से भव्य कार्यक्रम होना है, अनुष्ठान होना है, पूजा पाठ होना है और तब देश के प्रधानमंत्री मोदी ध्वजारोहण करेंगे। उससे पहले जो तमाम कार्यक्रम वहाँ पर होने हैं उनकी तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन उससे पहले उन्होंने रामलला के दर्शन किए हैं, आरती उतारी है, पूजा अर्चना की है और तमाम अधिकारियों और ट्रस्ट से जुड़े लोगों के साथ वो इस वक्त राम मंदिर परिसर में मुआयना कर रहे हैं, एक एक काम और उसके इंतज़ाम को खुद देख रहे हैं। राम मंदिर का काम पूरा हो चुका है और बहुत जल्दी ही ये जो एंगल और आयरन स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये सब कुछ यहाँ से हट जाएगा। साफ सफाई और अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम के दिन के लिए तैयार है राम मंदिर और आज ही यहाँ पर ध्वजारोहण का रिहर्सल भी किया गया। बताया जा रहा है कि सीएम योगी के सामने एक बार फिर से ध्वजारोहण यहाँ पर किया जाएगा ताकि 25 नवंबर को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए या कोई कमी ना छूट जाए। तो तस्वीरें आपके सामने हैं अयोध्या राम मंदिर परिसर से, वहाँ की तैयारियों को खुद देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामनगरी में है सीएम योगी। 25 नवंबर को यहाँ पर भव्य कार्यक्रम और अनुष्ठान होंगे। हमारे सहयोगी निमिष गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमिष, किस तरह अंतिम रूप दिया जा रहा है वहाँ की तैयारियों को? देखिए, एक सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत बड़ा दिन होगा 25 नवंबर का, जब 500 वर्षों का इतिहास सुखद परिणाम बनकर के विजय ध्वज के रूप में आसमान में लहरा रहा होगा। और इसको ऐसा तैयारी दी जा रही है, ऐसी इस तरीके से कुछ तैयारी की जा रही है कि एक बार फिर राम में रामनगरी होगी। देश के प्रधानमंत्री अयोध्या से पूरे विश्व को राम मंदिर की पूर्णता का संदेश देंगे। तो ऐसे में हर एक छोटी बड़ी चीजों को, चाहे फिर वो मेहमानों के आने की व्यवस्था हो, उनके बैठने की व्यवस्था हो, वीवीआईपी और वीआईपी के मूवमेंट की व्यवस्था हो, इन तमाम बिंदुओं पर बारीकी से क्रमवार चर्चा होगी। और इसको लेकर के जो अब तक अधिकारियों ने तैयारी की थी, उन्होंने जो होमवर्क किया था, उस पर भी मुख्यमंत्री स्वयं अपडेट लेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। राम मंदिर की आधारशिला भी 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री ने रखा था और आज मंदिर बनकर पूरा हो चुका और पूरे विश्व में इसका एक व्यापक संदेश जाना है। ऐसे में इस मंदिर की पूर्णता का जो संदेश जाएगा, उस कार्यक्रम को लेकर पूरी राम की नगरी राममय होगी। हर एक गली, हर एक चौराहा एक बार फिर सजाया जाएगा और मौका होगा विवाह पंचमी की शुभ तिथि का। विवाह पंचमी की तिथि वो तिथि होती है जब भगवान राम और माँ जानकी पहले सूत्र में बंधे थे। और इस वर्ष को, इस तिथि को प्रति वर्ष अयोध्या में बहुत व्यापक स्तर पर मनाया जाता है। मठ मंदिरों में सजावट होती है, भंडारे होते हैं, भगवान राम और माँ जानकी के विवाह की जो रस्में होती हैं वो निभाई जाती है। तो इस मौके को और भी खास बनाने के लिए, अब चूंकि जो भगवान के ध्वजारोहण का कार्यक्रम है वो उसी दिन रखा गया, तो ऐसे में इसको बहुत व्यापक स्तर पर बनाया जा रहा है। इसकी तैयारियां बहुत व्यापक स्तर पर की जा रही है। प्रधानमंत्री चूंकि 4 घंटे लगभग अयोध्या में रहेंगे और इस दरमियान रामलला के परिसर में वो मौजूद रहेंगे, तो उनका जो कार्यक्रम है, जिसमें सबसे प्रथम वो महर्षि सप्तऋषि के जो मंदिर है उसमें जाएंगे, वहां दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद फिर शेषावतार मंदिर में जाएंगे, जैसा कि आज सुबह न्यूज 18 से खास बातचीत में नितिन मिश्रा ने बताया था। और इसी तरीके का मंदिर की पूजा अर्चन के बाद शिखर पर ध्वजा पताका लहराने का कार्यक्रम होगा। उसके बाद एक छोटा सा संबोधन होगा। लेकिन मुख्यमंत्री हर एक तैयारियों को बारीकी से देख रहे हैं। फिर चाहे जहां पर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा, साकेत महाविद्यालय वहां हो, एयरपोर्ट पर जहां वीवीआईपी और वीआईपीओ के चार्टर्ड प्लेन आएंगे, वहां की तैयारी देख रहे हैं। इसके साथ ही जिन मेहमानों को रोका जाएगा, कौन से मेहमान कहाँ रुकेंगे, क्या होगा, इन तमाम बिंदुओं पर क्रमवार जो चर्चा है वो चर्चा अधिकारियों से अपडेट लेंगे। राम मंदिर परिसर में ही यात्री सुविधा केंद्र है, उस यात्री सुविधा केंद्र में प्रधानमंत्री एक बड़ी बैठक करेंगे, जिसमें जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लखनऊ के भी कुछ वरिष्ठ अधिकारी होंगे। प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही मौजूद हैं, महापौर, इसके साथ विधायक 5 मौजूद हैं। और ये इस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कहीं कोई ऐसी चीजें ना हो कि जिससे कुछ दिक्कत हो या कोई कार्यक्रम की भव्यता देने से रह जाए। फिर चाहे वो मंदिर के जो 11 नंबर गेट है जहाँ से तैयार होगा, जिस मार्ग से राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करेंगे, उस मार्ग के साथ अंदर राम जन्मभूमि परिसर की जो तैयारियां हैं उसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं उस पर विस्तार से जो मुख्यमंत्री हैं वो चर्चा करेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री इस समय रामलला के सामने हैं, जहाँ पर उन्होंने आरती पूजा की है। और इस दरमियान रामलला परिसर में ही पुजारियों ने अंग वस्त्र भेंट करके मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के विस्तार से चर्चा कर रहे हैं
जो यात्री सुविधा केंद्र पर राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, भवन निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा जी हैं, इसके साथ ही कार्यदायी संस्था के लोग भी मौजूद हैं। क्योंकि मंदिर को अब फाइनल टच दिया जा रहा है, इस कार्यक्रम के लिए मंदिर परिसर को भी तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही क्योंकि मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है और ऐसे में एक बहुत ही व्यापक स्तर पर संदेश जाना है पूरे विश्व को कि रामलला के मंदिर के निर्माण का काम पूर्णता की तरफ प्राप्त हुआ। और ऐसे में प्रधानमंत्री जिन्होंने हर अहम मौके पर राम मंदिर में अपना योगदान दिया, फिर चाहे वो राम मंदिर की आधारशिला हो, रामलला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो, या फिर अब विजय ध्वज के साथ रामलला के विश्वव्यापी मंदिर के निर्माण कार्य के पूरा होने का संदेश हो। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर ये भी जानना चाहेंगे निमेश कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहुंचेंगे ही ध्वजारोहण के लिए, साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भी पहुंचेंगी। उसके मद्देनजर क्या तैयारियां हैं और कौन कौन पहुंच रहा है उस दिन? देखिए, अभी वीआईपी और वीवीआईपी को डिस्क्लोज नहीं किया गया है, क्योंकि निमंत्रण का जो क्रम है वो अभी भी चल रहा है। और राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अभी तक ये कहा जा रहा था कि 6000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन आज भवन निर्माण समिति के चेयरमैन ने न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि लगभग 7000 से ज्यादा लोग आमंत्रित हैं। इसमें कई उद्योगपति, कई ऐसे लोग जिन्होंने राम मंदिर में बड़ा सहयोग दिया था, जिनकी राम मंदिर निर्माण में भी अहम योगदान है, फिर कार्यदायी संस्था के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो हैं। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश जो कि पिछले जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था उसमें जो शामिल नहीं हो पाए थे, उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। लगभग 7000 से ज्यादा मेहमानों की लिस्ट बनकर तैयार हुई है, जिसमें समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों को भी आमंत्रित किया गया। और ये एक ऐसा संदेश होगा, एक ऐसा पूरे विश्व को संदेश दिया जाएगा कि राष्ट्र का मंदिर, राम मंदिर, जिसको पूरे भारत के लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया, फिर चाहे वो निर्माण कार्य में सहयोग दे करके या राम मंदिर परिसर में काम करके। तो ऐसे में इस पूरे मंदिर को एक पूर्णता संदेश का जो एक व्यापक संदेश है उसको लेकर के पूरे बृहद स्तर पर होमवर्क किया जा रहा है। एक एक चीज को बारीकी से देखा जा रहा है, क्योंकि राम विवाह के दिन अयोध्या में तमाम जो मठ मंदिर है वहां पर विवाह महोत्सव रहेगा और वीवीआईपी मूवमेंट भी रहेगा। ऐसे में जो मेहमान हैं उनके आने की सुनिश्चितता 24 तारीख को ही की गई है कि 24 तारीख तक सब लोग आ जाए। लगभग 5000 से ज्यादा कमरे राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अयोध्या में आरक्षित किए गए हैं। तमाम टेंट सिटी बनाई गई है, लगभग 6 जगहों पर भोजन की व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट की माने तो कई जगह चिकित्सीय सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है, क्योंकि ठंडक का समय है और इस समय किसी को असुविधा ना हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन विश्वव्यापी जो कार्यक्रम है राम मंदिर का, ये कहा जा सकता है राम मंदिर निर्माण के निमित्त ये आखिरी कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ अंतिम चरण पर ले जा रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जो तैयारियां की गई थी उसको लेकर के बाकायदा कई राउंड समीक्षा की गई। अब पूरी तैयारियों को विस्तार से राम मंदिर ट्रस्ट और कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने प्रेषित किया जाएगा। कौन कौन से वीआईपी आ रहे हैं, किन वीआईपी को कहाँ रुकना है, किस व्यक्ति को कहाँ गाड़ी पार्क करनी, छोटी छोटी चीजों पर होमवर्क किया गया राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। बाकायदा उनको संदेश भी दिया जा रहा है कि आप फला तारीख को आ रहे हैं और आपका रुकने की यहाँ व्यवस्था और यहाँ से आपको आपकी गाड़ियां पार्क होंगी, उसको बाकायदा व्हाट्सएप पर इनको लोकेशन भेजी जा रही है। तो एक बारीक से बारीक चीजों को गंभीरता से ध्यान रखा गया और कई वीआईपी वीवीआईपी हस्तियां इस समय राम मंदिर में बिल्कुल निमेश, और क्योंकि लगभग 2 घंटे तक निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और पल पल की जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे हैं, आप नज़र बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। पूरी तैयारियां परखी जा रही हैं सीएम योगी की तरफ से पीएम के आगमन को लेकर।